गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए साइंस की है 9th की चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कक्षा है, जिसमें आज हम परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं, उनकी क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। उससे पहले यह कक्षा आपको इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दिलाई जा रही है, जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन चार्ज के तौर पर एक सब्सक्राइब आपको देना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसमें देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, हम महर्षि कणाद के बारे में देखते हैं क्या कहा था इन्होंने। महर्षि कणाद यह इंडियन थे। इंट्रोडक्शन से हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते हैं, अगर हम पदार्थ को, जो भी द्रव्य होता है या पदार्थ होते हैं, इसको जितना भी हम छोटा करते हैं, यानी जितने भी हम छोटे करते हैं, पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें एक छोटा कण प्राप्त हो जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित होंगे। मतलब एक पदार्थ जो भी है उसको टुकड़े 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 करते चलिए, और लास्ट में वह जाने के बाद क्या होगा कि एक ऐसा अविभाजित होगा जिसका कोई विभाजन नहीं होगा। और जिसका कोई विभाजन नहीं होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ, वह एक ऐसा कण होगा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर कहता है कि इसे अविभाजित कहेंगे, और इस अविभाजित सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो कणाद साहब थे, महर्षि कणाद, इन्होंने द्रव्य को कहा कि द्रव्य को इतने हम छोटे छोटे पार्ट में करते जाए, उसका खंडन करते जाए, तोड़ते जाए, तो तोड़ने के बाद एक ऐसा चीज हमें प्राप्त होगा जिसको हम परमाणु नाम दिया उन्होंने, और यह द्रव्य के टुकड़े को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहा कि इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा, और एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायमा, यह एक नाम है, फकुदा कात्यायन, इन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से, और इन्होंने इस मत को, जो यह मत थी, इसको विस्तृत रूप से आगे समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य के विभिन्न भिन्न रूपों में प्रदान करते हैं। तो हमने देखा परमाणु को एटम्स कहा। एटम्स की चर्चा इन्होंने पहले ही कर दी थी महर्षि कणाद साहब ने, और उसको आगे बढ़ाने का काम फकुदा कात्यायमा साहब ने इसको आगे बढ़ाने का काम करा। ठीक है। An Indian philosopher, Maharishi Kanaad, postulated that if we go on dividing matter, यानी पदार्थ, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a stage will come, एक स्टेज ऐसा आएगा, stage will come when we shall come across the smallest particles beyond with which further divisions will not possible. मतलब जिसको पॉसिबल नहीं हो सकता है, और भी नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। अनदर इंडियन फिलोसफर्स फकुदा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. आगे उसको बढ़ाने का, जिस various forms of matter, जो आगे बढ़ाने का काम करा। ठीक है। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रीटर एक और ग्रीक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था डेमोक्रिटस और दो थे, और ल्यूसिपस
ल्यूसिफस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, और उन्होंने इन अविभाजित कणों को परमाणु अर्थात अविभाजित कहा। मतलब उन्होंने इसी चीज को फिर से ऐसा ही कहा। लेकिन शुरू से हमने देखा है कि जो अगर इंडियन अगर कोई भी फिलोसफर या कोई भी दार्शनिक हुए हैं उनका उतना वेटेज नहीं होता है, लेकिन बाहरी अगर होते हैं तो उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है इन इंडिया अकॉर्डिंग, अगर इंडिया के सेंस में। तो उसी तरह से इन दोनों ने भी वही चीज कहा, परमाणु का कहा। Around the same eras, ancient philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. आगे उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, फर्दर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। डेमोक्रेटियस कॉल्ड these individuals particles at atoms and meaning individual, ठीक है। मतलब जो डेमोक्रेशियस साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा डेमोक्रेशियस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, ठीक है, जिसको मीनिंग इंडिविजुअल, जिसको इंडिविजुअल अविभाजित इन्होंने नाम दिया। इन्होंने कहा सेम एंशिएंट सेम एरा उसी पीरियड में, ठीक है। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक आंतवा एल एक और थे, लुइजिए एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आंतवा एल लुइजिए, एक वैज्ञानिक साहब थे, एंटोनियो एल लुइजर, साइंटिस्टों का नाम मेंशन करते हुए चलिएगा। ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया और जिसमें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। एंटोनियो एल लुइजर laid the foundation of a chemical science and sciences by establishing two important laws of a chemical combination, ठीक है। और इन्होंने दो इंपॉर्टेंस दिया, जिसको इन्होंने क्या कहा, टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। फिर अब देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें हम देखते हैं लॉज ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉज के बारे में देखते हैं, ये लॉज क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कहता है कि लुइजिए एवं जोसेफ एल प्राउट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजक के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशंस वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस लुइजर एंड जोसेफ एल प्राउट। दो नियम इन्होंने प्रतिपादित किए, जिसमें ध्यान दीजिएगा 3.1 पॉइंट इसका जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब इसके बाद हम देखते हैं जो प्रतिपादित किए, जिसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को इन्होंने प्रतिपादित करने का काम करा। सॉरी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन? तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज इसमें कहा कि जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। न उसको नष्ट किया जा सकता है, न उसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम देखते हैं, मतलब इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहने का काम कहा, जरा देखते हैं। ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, न उसको नाश किया जा सकता है। यानी देखिए फिर क्या कहा, यानी हम देख रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अकॉर्डिंग कहा द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ अ केमिकल laws two laws of chemical combination were established after much
देखिएगा क्या कहा, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन के माध्यम से इन्होंने कहने का प्रयास किया दोनों वैज्ञानिकों ने, जिसमें द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन were established after much experimentations of Loiser and Joseph L. Prout। इनके माध्यम से इन्होंने दोनों कहा, इसमें कहा क्या, केमिकल कॉम्बिनेशन के माध्यम से established after much experimentation and Loiser इन्होंने कहा, जिसमें हमने देखा था कि लॉइजर साहब ने, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। तो उसी चीज को कहा आगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कहा, इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास स्टेट दैट अ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, उन्होंने कहने का काम कहा, यानी लॉइजर एंड, देखा हमने कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शंस। अब इन्होंने दूसरा क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, या तो पहला था आपका जिसमें हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा इन्होंने क्या कहा, कहा कि लॉ ऑफ कंस्टेंट यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी इन्होंने कहा कि स्थिर अनुपात का नियम, हमने बेटा पहला देखा लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको देखा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने देखा। इसमें कहा कि जो क्या कहा, हमने देखा इसका यहां पे, जिसमें देखा कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब मास जो हमने इसको देखा, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा इसमें सेकेंड नंबर में कि लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें उन्होंने कहा लुइजिये एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो अधिक तत्वों से निर्मित होती है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। मतलब कहा, देखिए इसमें कहा कि लॉइजर साहब और कुछ और वैज्ञानिकों साहब इकट्ठा हुए, आपस में खूब चाय पानी पिए, टेबल वुबल लगा हुआ था, राउंड टेबल माफिक, जिसमें इन्होंने एक बात पे ऊपर फोकस किया कि कोई भी यौगिक, जितने भी कंपाउंड होते हैं, वे दो तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, आपस में संयोजक होते हैं। जिस तरह से पृथ्वी पर हर नियम का एक दो से मिलकर के बना होता है, उसी तरह से उन्होंने कहा कि यह भी दो यौगिकों से मिलकर के बना हुआ है, और अगर मिलकर के नहीं बना है या मिलकर के बना है या किसी द्वारा बना गया है, यह दो यौगिकों में से इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, मतलब उसका जो रेशियो होता है, प्रोपोर्शन, वह स्थिर होता है। फिर देखना, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी अन्य द्वारा बनाया गया। इसमें कहता है लुइजर डी अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मेनी compounds were composed of two or more elements, and each such a compounds had the same elements in the same proportions irrespective of the where the compound come from or who prepared it। मतलब कंपाउंड दो और दो से मिलकर के वह बना होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर देखिए क्या कहा, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात
1:8 होता है। जो कंपाउंड इसमें हमने देखा है, कंपाउंड सच अ वाटर, कंपाउंड सच अ water, the ratio of the mass hydrogen, mass of hydrogen to the mass of oxygen O2 is always 1:8 के अनुपात में यह पाया जाता है। ठीक है, whatever the sources of the water, thus is the 9 gram of water is decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। उससे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमेशा प्राप्त होता है। देखिए क्या कहा, इसमें कहा कि अनुपात 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, जल का स्रोत कहीं से भी हो, कुछ भी हो। और इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल लेते हैं, 9 ग्राम जल को इकट्ठा करते हैं और स्रोत कोई भी हो, इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन कर तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगा। 9 ग्राम हाइड्रोजन का अपघटन करते हैं ना, तो हमेशा 1 ग्राम आपको क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन, और 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उसी को 1:9 के, या 1: हाइड्रोजन कितना था, 9 ग्राम, और उसी से हमको 1 ग्राम क्या प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन। हाँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम इसमें हमको O2 प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मान क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। चलिए आगे देखिएगा, प्राउड ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात में विद्यमान हुए कि नहीं, 9 ग्राम लिया, 9 में से 1 हाइड्रोजन, 8 गो ऑक्सीजन, कुल हमने लिया था टोटल इतना। ठीक है, इसमें कहा था कि कंपाउंड सच अ वाटर, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, किसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, उसी के बारे में इन्होंने कहना शुरू किया था। द कहा ना, द लॉ ऑफ स्टार्टेड बाय प्राउड एज in chemical substances the elements are always present in definite proportions of a mass, और वह definite proportion of a mass के, यानी उसका द्रव्यमान एक definite निश्चित अवस्था में उसका होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक और है डाल्टन साहब। अब जरा जॉन डाल्टन साहब के बारे में देखते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1776 में हुआ था। हम जॉन डाल्टन के बारे में देखते हैं। एक जॉन डाल्टन साहब हैं, इनका जन्म 1776 में, पदार्पण इनका दुनिया में हो गया था, मतलब यह दुनिया में पद रख दिए थे, पदार्पण को कहते हैं पद रखना। और में 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में, जो पिताजी इनके जुलाहा थे, इंग्लैंड में हुआ था, एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। और 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए मैनचेस्टर चले गए। और सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन साहब द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया, हाँ, यानी टीचिंग्स एंड द researchings in 1808 he presented his atomic theory which was a turning point in the study of a matter। atomic theory और यह एक क्या हुआ, स्टडी ऑफ अ मैटर के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था जॉन डाल्टन के माध्यम से। ठीक है, इंग्लैंड में जन्मा, 1700 कब जन्मा, 76 में जन्मा।
इन लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि 10th में जब जाइएगा तो उनके डाल्टन के नियम के बारे में पूछ देगा। तो डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में अध्ययन करके इन्होंने मैटर के ज्ञान को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम करा, किसके द्वारा, जॉन डाल्टन साहब ने, इंग्लैंड में जन्मा। आगे देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों को अगली समस्या इन नियमों को उचित व्यवस्था करने में लगी। जो वैज्ञानिक थे उनके जैसे समस्या होती है ना, या मान लो कि अब एक तरफ एक घर बना दो, एक घर में कोई 60 साल का बुढ़ऊ, कोई 30 साल का छोरा, कोई 25 साल का, ऐसे करके हम इकट्ठा करते हैं। अब उसमें श्रेष्ठता के आधार पर हम बैठाएंगे कि इसमें बढ़ियता कौन है, बड़ा कौन है। उसी तरह से इनको भी हुआ ना कि भाई हाइड्रोजन बना दिए, ऑक्सीजन बन गया, हीलियम बन गया, लिथियम बन गया, बेरिलियम बन गया, बोरॉन में बहुत सारे तत्व इकट्ठा हो गए। अब तत्व को किस पैराग्राफ पर रखे, किस श्रेणी पर हम उसको रखे, कैटेगराइज करने के लिए कि उसको 1 पर रखे, 2 पर रखे, 3 पर रखे, 4 पर रखे, 5 पर रखे, यही घटना हुई। तो फिर इस पर भी बहुत सारे बात होते हैं, बात विवाद होते हैं। फिर आगे देखिए ना क्या होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के, जो हमने देखा था ना यहाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ मास वाले में देखा था, इसमें देखा लॉ ऑफ, इसमें देखा था कि इसमें ना उसको नाइदर क्रिएट और नाइदर नॉट डिस्ट्रॉयड, हमने देखा था। देखो इसमें क्या कहा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की, और इन्होंने उसको क्या कहा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास एंड द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। इनके बारे में इन्होंने काम करने का काम करा, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम, इन दोनों को एक सिलसिलेवार से काम करने का प्रयास करा डाल्टन साहब ने। ठीक है, डाल्टन के नियम द्वारा। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हो, मतलब छोटे छोटे कण से बने हो, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देख लीजिएगा, वो विवेचना को भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी all matter whether an elements compounds or a mixtures is composed of small particles called atoms, small particles called atoms। ठीक है, कहा the postulates of this theory may be stated as follows, जिसमें उसके कुछ नियम लिखे गए हैं, जिसमें कहा सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी थिनी पार्टिकल्स। ठीक है, आगे कहा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कहा इसमें उसी चीज को पार्टिकल्स, इससे पहले वाले को कहा था ऑल मैटर इज मेड ऑफ अ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, विच पार्टिकल्स इज अ केमिकल रिएक्शन, विच पार्टिकल इज अ केमिकल रिएक्शन, यानी कहा था आगे दूसरा। फिर देखिएगा परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। कहा ना जी, कहा यहाँ पे, यहाँ कहा बिल्कुल कहा कि हमने देखा कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखा था हमने, उसी चीज को कहा। फिर आगे दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। फिर कहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। फिर कहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक भी निर्माण करते हैं। फिर कहा किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। उसी चीज को आगे कहा एटम्स आर द इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in the chemical reaction। फिर कहा atoms of a given elements are identical in the mass and chemical properties। फिर कहा आगे atoms of a different elements have a different mass and chemical properties। फिर उसी चीज को कहा atoms combine in the ratio of a small whole numbers of from compounds। फिर कहा the relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound। इतना चीज उन्होंने करने का काम कर रहा है। ठीक है,
आगे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस है उनको आप लोग जरा सॉल्व कर लीजिएगा बीच में। जैसे इन रिएक्शंस 5.3 ग्राम एंड द सोडियम कार्बोनेट्स रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द उसके बाद द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम acetate. So that these observations are in agreement with the law of a conservation of a mass. इसको जरा आप लोग कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी है जिसमें हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, कंबाइन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ मास, इसके बारे में। चौथा है, द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द डिफिनिशंस प्रोपोर्शन, उसके बारे में देख लीजिएगा। या नहीं तो बाद में हम सारे क्वेश्चन का एक सीरीज डाल देंगे 10-10, 20 मिनट का जो होगा, लेकिन फिर भी आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं परमाणु क्या होता है। अब हम 3.2 पे देखते हैं जिसमें परमाणु क्या होता है उसके बारे में, जिसमें कहता है कि व्हाट इज अ एटम। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी एनएम से मापा जाता है। जो परमाणु होता है उसको मापने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जरा देखिएगा। इसमें कहा परमाणु त्रिज्या यानी 10⁻⁹ एम इक्वल टू 1 mm। इसमें हमने कहा परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर यानी mm से मापा जाता है, यानी इसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे 10⁹ m इक्वल टू में 1 nm, मतलब 1 नैनोमीटर इसका हम देखते हैं, ठीक है। 1 m इक्वल टू 10⁹ mm, ठीक है। यह जब बदलता है तो यह परमाणु त्रिज्या का, जो परमाणु एक परमाणु त्रिज्या है जो हम इसको नापते हैं यानी मेजर करते हैं, उसके लिए कहता है में मापा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। बस यही चीज का बात, कुछ नहीं, बात खत्म है। आगे देखिएगा, सापेक्ष आकार यानी रिलेटिव साइज यानी रेडियस यानी इन एम में, त्रिज्या मीटर में। उदाहरण एग्जांपल के लिए 10⁻⁻10 एटम ऑफ अ हाइड्रोजन, एटम ऑफ अ हाइड्रोजन। फिर कहा 10⁻⁹ है ना, ठीक है। वही 1/ ना, अरे वही, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम से मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर एनएम से मेजरमेंट किया जाता है। 1/10 9 m यानी 1 नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर्ड इन द नैनोमीटर्स। क्लियर है, इसी को नैनोमीटर का एन ले लिए और इसका मीटर का एम ले लिए, इसी को नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 10⁻⁹। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन का 10⁻⁸। सैंड 10⁻⁴। उसी तरह से है एंट की, चींटी की 10⁻⁻3 और एप्पल की यानी तरबूज यानी 10⁻⁻1, इसके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा, अब ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट चालू होता है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक के बारे में, जो उसके सिंबल होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों के प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थों में किया है। यानी डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट to use the symbols for elements in the
इन अ वेरी स्पेसिफाई सेंस, ठीक है, जिसमें ध्यान दीजिएगा आगे कहता है बार्जिलियंस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो तत्वों के नामों के एक साथ दो अक्षरों के प्रदर्शित किया हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं यह हाइड्रोजन का होता है, उसी तरह से फास्फोरस अगर देखिएगा इस तरह का देखिएगा, इसको फास्फोरस बोलते हैं। उसी तरह से अगर इस तरह का बना होगा तो इसे कॉपर कहते हैं। यह सारे सिंबल एक अक्षर से उनको डिनोट करने के, और फिर इस तरह से अगर देखिएगा जिसमें जी से डिनोट करते हैं, जिसको गोल्ड कहते हैं। और इसी तरह से सीधा अगर एक बॉक्स होगा और इसमें भरा होगा तो इसको हम कार्बन कहते हैं। और उसी तरह से एक और होगा जिसमें हम इसको नाम देते हैं, सल्फर का नाम देते हैं। ये सारे उनके द्वारा सुझाए गए सिंबल थे। और उसी तरह से खाली है एल होगा तो इसको लीड कहते हैं। फिर पी होगा तो इसको प्लेटिना कहते हैं। प्लेटिना बाइक भी आई थी, अभी भी चल रही है मार्केट में, एवरेज बहुत अच्छा है। आगे देखिएगा, फिर देखिएगा इस तरह से खाली होगा तो उसको ऑक्सीजन बोलेंगे। और इस तरह से होगा तो उसको आई का डिनोट आयरन बोलेंगे। इस तरह से होगा एस का तो उसको सिल्वर बोलेंगे। और इस तरह का बना होगा डॉट 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 तो इसको हम लोग मरकरी बोलेंगे। ये सारे सिंबल को उन्होंने दर्शाने का काम करा जो आपके सामने है बना हुआ, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा घर पे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। चित्र 3.3 डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक यानी सिंबल्स फॉर द सम एलिमेंट्स ऑफ अ प्रपोज्ड बाय डाल्टन द्वारा यह किया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर कहता है कि प्रारंभ में तत्वों के नामों की युक्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। और उदाहरण के लिए कॉपर सी का नाम साइप्रस यानी साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। यानी जो कॉपर है यह साइप्रस जगह है, एक साइप्रस है यूरोप में, साइप्रस से यह उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसको कहा गया जो कॉपर है अपना कार्बन हाइड्रोजन कॉपर है यह हमको साइप्रस से मिला है। और इसीलिए यह साइप्रस का सी लेकर के इसको कॉपर किया गया है, ठीक है। आगे कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों में लिया गया है। उदाहरण के लिए गोल्ड का नाम अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ पीला होता है। और गोल्ड हम जानते हैं जो गोल्ड होता है उसका जो मीनिंग होता है यह येलो होता है, YELLOW येलो, जिसको पीला कहते हैं यहाँ से, जिसका अर्थ पीला है। आजकल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यूरो एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, IUPAC, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनियन ऑफ यूरो एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करता है। यह जो है जितने भी तत्व होते हैं, तत्वों के नामों को स्वीकृति देता है कि यह तत्व है, ठीक है। देखिएगा, लिख लीजिए, यूनियन ऑफ योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
ध्यान दीजिएगा। आगे तत्वों के अंग्रेजी नामों के, या इसमें कहा कि IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षरों को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें कहा इन द बिगिनिंग्स ऑफ द मीनिंग ऑफ द एलिमेंट्स वर derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name Coppers was taken from Cyprus. Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. Nowadays, IUPAC यानी इंटरनेशनल, इसको अंतरराष्ट्रीय लगा दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय लगा दीजिएगा। यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा तत्वों की पहचान करके अभी तक टोटल 3000 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से मात्र 118 तत्वों को स्वीकृति प्रदान की गई है इनके द्वारा कि यह तत्व है। ठीक है, 2700 से 3000 तक तत्व खोजे गए हैं, जिसमें से केवल मात्र 118 तत्वों को इन्होंने पहचान करी है। बाकी सबको कहा कि वेटिंग लिस्ट में रहो, जब मेरा मन होगा तब फिर हम आपको अनुमति देंगे कि आप भी तत्व हैं। is an international scientific organization which is the approves names of the elements, symbols and units. और नाम भी देगा, सिंबल भी देगा, सब कुछ पहचान भी इन्हीं के माध्यम से उसको दिया जाएगा। फिर many of the symbols are the first one or two letters of the elements name is the English. The first letter of the symbols is the always written as the capital letter uppercase and the second letter as a small letter lower case. ठीक है, अपर मतलब शुरू वाले में कैपिटल लेटर और सेकेंड वाले में स्मॉल लेटर, इनको जैसे दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइप्रस से कॉपर निकला है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा, कहता है हाइड्रोजन को H यानी एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन H, एल्युमिनियम का Al। एल्युमिनियम क्यों? क्योंकि Al लगा हुआ एल्युमिनियम, इसीलिए Al एंड नॉट Al, और कैपिटल L नहीं, का है कारण है कि A कैपिटल और बाद वाला लेटर स्मॉल, तो वही मिडिल केस में जो कहा। फिर कहा अन्य तत्वों के प्रतीक को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में अनेक नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लौह को आयरन का प्रतीक यानी Fe, तो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K, जिसको P से लिखते हैं ना पोटेशियम को, ये क्रमशः नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन एंड ग्रीक। फॉर एग्जांपल द सिंबल्स ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। सोडियम इज Na फ्रॉम natrium, पोटेशियम इज a K फ्रॉम कैलियम। ठीक है, ये सारे नाम आपने देखा। तो सिंबल और नाम आपके सामने कुछ है, जिसमें आर्गन का Ar, बेरियम का Br, बोरन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम Ca और कार्बन का C, उसके बाद क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर Cu, उसके बाद फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I और आयरन का Fe, लीड Fb और मैग्नीशियम का Mg और नियोन का Ne। ये सारे इसके नाम है। और नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से, पोटेशियम
K से सिलिकॉन, Si से सिल्वर, Ag से सोडियम, Na, सल्फर, A से A। उसके बाद यह एग्जाम्पल, यह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे नामों को, जो 118 नाम है, एटॉमिक नाम बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर भी उसके अलग अलग दिए गए हैं। तो इसी तरह से उसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 3.2.3 बुक एनसीईआरटी। आप देख लीजिए उसमें क्या कहता है। कहता है डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। और चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजक ने नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने का काम करा। ठीक है, आगे देखिएगा उसी चीज को। ध्यान दीजिएगा, कहा आगे, मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। कार्बन परमाणु द्रव्यमान की इकाई के बराबर मानते हैं, और तो कार्बन परमाणु को 0.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु को इतना मानते हैं। जैसे सपोज दैट हम कार्बन परमाणु को अगर मानते हैं, कार्बन परमाणु को 1.U और U है, तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU संक्षेप में लिखते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को संक्षेप में, जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं इसको संक्षेप में लिखते हैं, संक्षेप में लिखने का काम करते हैं। और लेकिन आजकल IUPAC मतलब टुडे इन दिनों IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे U इस तरह से, यानी यूनिफाइड, U का मतलब यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सपोज वी डिफाइंड द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर abbreviated as AMU, but according to list IUPAC recommendations, it is now written as a U, unified mass, unified द्रव्यमान यानी मास, unified द्रव्यमान mass as a equal to the mass of the one carbon atom, equal to the one carbon mass of atom। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्राकृतिक जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया, और दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। कारण क्या था? ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया कर यौगिक बनाता है, कंपाउंड बनाने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिनके साथ में रिएक्शन करता है और कंपाउंड यानी यौगिक बनाने का काम करता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक से प्राप्त किए। आगे देखना क्या कहता है। बाइल सर्चिंग फ्रॉम वेरियस एटॉमिक मास यूनिट साइंटिस्ट इनिशियली look 1/16 यानी 16वां भाग of the mass of the an atom as the naturally occurring oxygen as the units. This was considered relevant due to two reasons. Oxygen react with a large number of elements and from compounds. ठीक है, then और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दुनिया की सारी वस्तु जलने का काम करती है। ठीक है, चाहे वो इंसान हो तब या कुछ और हो तब। ठीक है, आगे दिस एटॉमिक मास यूनिट हैव मासेस ऑफ
मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। यानी कहा तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप जिसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, इसमें कहा कि आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया और कार्बन 12 स्थापित के परमाणु द्रव्यमान को 1/12 भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं और कार्बन 12 उसके बाद समस्थानिक के रूप में परमाणु द्रव्यमान को सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। यानी परमाणु के बारे में सापेक्ष किए गए। कहता है हाउएवर इन द 1961 यह जो भी हुआ था यह 1961 में किया गया था, जिसमें फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसमें क्या कहा गया, यूनिवर्सली मतलब पूरे ब्रह्मांड के तौर पर यूनिवर्सल, ठीक है, एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, इसको मापने के लिए इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। 12 आइसोटोप, जिसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोप was the chosen as the standard reference for measuring atomic masses. One atomic unit is the mass unit equal to exactly 1/12 यानी 1/12 1/12 भाग, ठीक है। The mass of an atom of a carbon 12, the relatively atomic masses all of the elements have been found with respect to an atomic carbon 12, ठीक है। आगे टोटल आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, कार्बन का क्या होता है ना, हाइड्रोजन एक होता है, कार्बन आपको 16। इसी तरह से परमाणु द्रव्यमान, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को इंगित किया गया है सारणी टेबल में 3.2 में आपको दिखाया गया है, ठीक है। चलिए तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, कहा अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं, नहीं रह पाते, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। यानी एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्वतंत्र रूप से सभी नहीं रह पाते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहता है, फिर आगे व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, क्या है, अणु क्या है। तो साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं और अथवा वे परस्पर अकार्बन आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। मॉलिक्यूल्स इज एंड जनरल अ ग्रुप ऑफ, थोड़ा आराम से, रुमाल नहीं है, हो गया, चुप। A molecules is and a general group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, एक साथ जुड़े होते हैं, chemically bonded together, that is the thickly held together by the attractive forces, ठीक है। कहा एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु निर्माण करते हैं, जिसमें कहा है कि एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स और द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे देखिएगा,
तत्वों के अणु यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरक्षित होते हैं। आर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। कहा द मॉलिक्यूल्स एंड द एलिमेंट्स एंड द कंस्टिट्यूटेड बाय some the same types of atoms molecules of many elements। आगे देखिएगा such as argon, Ar, helium, He और etc are made up of only one atoms of that elements। अब देखिएगा आयन क्या होते हैं। कहा धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं और इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, आगे देखिएगा फिर कहा है कि आयतन आवेशित कण होते हैं, आयतन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेशित होते हैं। माइनस और नेगेटिव और प्लस चार्ज दोनों होते हैं। ऋण आवेशित कण को ऋणायन यानी आयंस अथवा धन आवेशित कण को धनायन कर्षण कहते हैं। कर्टन बोलते हैं ना, CATION। हाँ कटायन, हाँ कटायन, ठीक ठीक। हाँ कंपाउंड्स, हाँ देखिएगा उसके बाद क्या कहा, धन आवेशित कण को धनायन यानी कटायन बोलते कहते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कटायंस चार्ज स्पीसीज। द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस। आयंस मेनी कंसिस्ट ऑफ सिंगल charge atom or a group of atoms that have a net charge of them। ठीक है, उसके बाद देखिए रासायनिक सूत्र लिखना क्या क्या होता है। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, इसमें आप देख सकते हैं जिसमें कहता है कि रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होनी चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु से के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्सीजन CO, सोडियम क्लोराइड, फिर आयरन सल्फर, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि, जहां पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फेट अधातु हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, और जबकि कैल्शियम, सोडियम आयन एवं कॉपर धातु हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखने का काम करते हैं। फिर देखिएगा बहुपरमाणुविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिक में आयन को पहले कोष्टक में रखते हैं, तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुविक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे उसी चीज को कहा गया है, सारे को किस तरह से सिंबल को उसको दर्शाया गया है, वैलेंसी वगैरह किस तरह से किया गया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का एक देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का अगर हम देखते हैं जिसमें सिंबल दे दिया है, सिंबल H दे दिया है और वैलेंसी अगर दिया है, वैलेंसी दिया है तो सिंबल में H है, इधर इतना है, तो दोनों को वैलेंसी में इसको 1 और इसका भी 1, वैलेंसी हाँ 1 और इसका ठीक है 1, तब इस तरह से हम उसको करते हैं। यह फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन है। इसी तरह से आपके बुक में और भी दिए हुए हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड भी HCl का दिए हुए हैं। आगे चल के जितने भी उनको आप लोग बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, आगे उसको सुधार किया जाएगा, दिखा जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा। फिर व्हाट यू हैव लर्न, जो आपने अभी तक सीखा उसमें आपने देख लिया। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remaining uncharged, this is known as the law of a conservation of a mass। फिर देखा in a pure chemical compounds elements or are always present in a definite proportions by mass, this is known as the law of a definite proportion। फिर आपने देखा an atom is the smallest particles of the elements that cannot usually exist independently and retains all its chemical properties।
फिर आपने देखा अ मॉलिक्यूल्स इज द smallest particles of the elements or a compounds capable of independent existence under ordinary conditions. It shows all the properties of the substances. फिर देखा a chemical formula of the compound shows its constituent elements and the number of atoms of the elements. फिर देखा clusters of atoms that acts as an ions are called polyatomic ions. These carry in the fixed charge of them. The chemical formula of the molecules compounds is determined by the valencies of each element. फिर each ions compounds the charge of each ions is used. इन सब के बारे में आपने देखा और यह हमारी कक्षा आज समाप्त होती है और अगली कक्षा हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन उससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका इन्फिनिटी परिवार आपके लिए और अधिक प्रयासरत रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।